गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपको बच्चों बायो की कक्षा में। और जैसे कि आपको पता है जो अपन जो पढ़ रहे हैं मानव का पाचन तंत्र, आपके 22 नंबर का जो चैप्टर है उसी को और आज आगे बढ़ाते हैं और एक एक लाइन डिस्कशन करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाग है जिसमें, तो उसमें आज अपन डिस्कशन करते हैं। और चलो आपकी बुक में कुछ अलग मैटर जो दे रखा है उस मैटर को अपन ज़्यादा डिस्कस करेंगे ताकि आपकी ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि नोट्स आप वहीं से पढ़ोगे, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं और आपको पढ़ने के लिए वही मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपन वो चीज़ें एक एक लाइन टू लाइन डिस्कशन करें। तो आज जो बच्चों को डिस्कशन करें वो छोटी आंत्र की बात करें, क्योंकि अपन कहाँ से चालू किया था, अपने मुख से किया था, मुख गुहा से किया था, फिर अपने ग्रसनी के बारे में अध्ययन किया, फिर ग्रसिका के बारे में अध्ययन किया, फिर और जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने आमाशय के बारे में अध्ययन किया था। और अब जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, अब अपन आमाशय के बाद जो भाग चालू होता है वो होता है आपकी छोटी आंत्र चालू होती है। ठीक है, तो छोटी आंत्र चालू होती है, उसके बारे में वाले डिस्कशन अपन आज के वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। छोटी आंत्र क्या होती है, छोटी आंत्र किस प्रकार से अपन जो है इसके अंदर वो सारी चीज़ें अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। मेन जो चीज़ें हैं वो आपकी जो बुक की है लाइन टू लाइन अपनी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जैसे अपन बात करते हैं आमाशय जठर निर्गम जो छिद्र होता है। ठीक है, आमाशय की बात करते हैं। ठीक है, आमाशय ये रहा। ठीक है, आमाशय देखो ये आमाशय जठर निर्गम, ये पाइलोरस छिद्र है। जठर निर्गम छिद्र मतलब पाइलोरस। पाइलोरस छिद्र के द्वारा किसमें खुल रहा है, इसमें छोटी आंत्र में खुलता है। ये भाग किसका है, ये जो भाग है यू आकार का जो भाग होता है ये क्या है, ये छोटी आंत्र का भाग है, प्रथम भाग है, जो ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है, ये भाग क्या है, ग्रहणी है, जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रथम भाग होता है, ये क्या है, ड्यूडेनम है। तो आमाशय जो होता है जठर निर्गम छिद्र के द्वारा किसमें खुलता है बच्चों, छोटी आंत्र के जो प्रथम भाग होता है ग्रहणी के अंदर खुलता है, छोटी आंत्र में खुलता है। ठीक है, और अपन बात करें जीवित अवस्था में जो एक जो छोटी आंत्र होती है, ठीक है, उसकी लंबाई होती है 3 मीटर तक होती है। कितनी मीटर तक होती है बच्चों, जीवित अवस्था में। और अपन को पता है मृत्यु के बाद तो बढ़ जाती है थोड़ी सी, अपन जैसे शुरुआत में पढ़ी थी। तो जीवित अवस्था के अंदर जो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी मीटर होती है, 3 मीटर तक होती है। ठीक है, इसका प्रथम भाग होता है जो लगभग इसका प्रथम भाग होता है, जैसे हम 3 भाग होते हैं इसके, तो तीनों भागों में डिस्कस करेंगे। अपन बात करते हैं छोटी आंत्र के 3 भाग होते हैं, अपन पहले पढ़ चुके हैं। पहला भाग होता है उसको ग्रहणी बोलते हैं, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। दूसरा जो भाग होता है इसको अग्र शुद्धांत्र या जेजुनम बोलते हैं, इसका मैंने फंडा भी बताया शिवदयाल जी नाम से आपको। ठीक है, और तीसरा जो होता है शुद्धांत्र होता है, इसको इलियम बोलते हैं। ठीक है, 3 भाग होते हैं। तो प्रथम भाग की बात करते हैं। प्रथम जो भाग होता है लगभग ये प्रथम भाग होता है, ये यू आकार का होता है। देखो इस प्रकार से यू आकार का होता है, ये देखो इस प्रकार से यू आकार का होता है, ये इस प्रकार से यू आकार का होता है। ठीक है, तो प्रथम जो भाग होता है यू आकार का होता है, जिसको ग्रहणी बोलते हैं। ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसके जो कर्व होता है, ये यू आकार का जो कर्व होता है, इसी कर्व के अंदर आकर गाल ब्लैडर जो लीवर से आती है, जो बाइल डक्ट जो हिपेटिक जो आती है डक्ट आती है, वो फिर जो गाल ब्लैडर था उसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, कॉमन बाइल डक्ट बनती है ना। और कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट और जो अग्नाशय जो नली है, ठीक है, जो अपन बात करते हैं अग्नाशय वाहिनी, वो सामान्य जो पित्त वाहिनी है। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट होगी। कॉमन बाइल डक्ट कहाँ से आती है, जो गोल ब्लैडर से आती है। और आमाशय से ये अग्नाशय से कौन सी, अग्नाशय वाहिनी, जिसको क्या बोलते हैं, पेनकेटिक डक्ट। दोनों मिलकर क्या बनाती है, हिपेटो पेनकेटिक डक्ट बनाती है। इसको क्या बोलते हैं, हिपेटो पेनकेटिक डक्ट। ये क्या है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हिपेटो पेनकेटिक डक्ट बोलते हैं। और हिपेटो पेनकेटिक डक्ट मतलब कॉमन बाइल डक्ट और जो अग्नाशय वाहिनी है, ठीक है, दोनों मिलकर हिपेटो मतलब लीवर से आ रही, पेनक्रियास से आ रही डक्ट मिलती है, वो यहाँ पे आके जो इसके जो यू आकार का जो ये ड्यूडेनम होता है, ग्रहणी होती है, इसी में आके कॉमन रूप से या सामान्य रूप से दोनों साथ में खुलती है। ठीक है, यहाँ पे आके यहाँ पर एक उनको इस नली के लिए दोनों के लिए एक यहाँ पर एक अवरोधनी और पाई जाती है, इसको ओडी इंस्पेक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। मतलब इसमें हिपेटो पेनकेटिक डक्ट के अंदर जो यहाँ पर आके ड्यूडेनम में आके खुलती है। ठीक है,
जो यहाँ पर डिडनी में घृणी में आकर ये हेपेटोपेनिक डक्ट खुलती है, मतलब जो कॉमन डक्ट है किसकी, अग्नाशय वाहिनी की ओर, और सामान्य पित्त वाहिनी की जो कॉमन रूप से यहाँ पे आके हेपेटोपेनिक डक्ट के रूप में यहाँ खुलती है। यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर मतलब संकुचन, जिसको रोकने वाला, ठीक है, अवरोधनी, जिसको ओडी की अवरोधनी बोलते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। तो ये पाया जाता है। तो ये यहाँ पर ये क्या, दोनों समान रूप से यहाँ पर आके इसमें यू आकार का जो होता है ग्रहणी के इस भाग में आके ये खुलती है। इसके बाद छोटी आंत का जो द्वितीय भाग होता है, इसको छोटी आंत का जो द्वितीय भाग होता है जो करीब 1 मीटर लंबा तक कुछ कुंडलित होता है, ठीक है। जो अपन ने बात की छोटी आंत का जो ड्यूडेनम के बाद का जो भाग होता है, छोटी आंत का द्वितीय जो भाग होता है बच्चों, ठीक है, छोटी आंत्र का जो द्वितीय भाग होता है वो क्या होता है, तो कुंडलित होता है, 1 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा होता है, 1 मीटर। यहाँ पर लिखा है, इसको जेजुनम बोलते हैं, ठीक है, अग्र शुद्धांत्र बोलते हैं हिंदी में, और इसको जेजुन इंग्लिश में जेजुनम बोलते हैं। ये कितने 1 मीटर लंबा होता है, कुंडलित होता है, इसको क्या बोलते हैं, अग्र शुद्धांत्र या जेजुनम, इंग्लिश में जेजुनम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा पार्ट। फिर बात करते हैं बच्चों तीसरे पार्ट की, कि तीसरे पार्ट की जो बात करते हैं अपन, तीसरा जो पार्ट होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये छोटी आंत्र का जो तीसरा भाग होता है, ठीक है, अंतिम खंड होता है, और लगभग जो अधिक कुंडलित होता है, और ये अधिक कुंडलित होता है, लगभग कितना 1 मीटर लंबा होता है, 1.75 मीटर लंबा होता है, ठीक है। ये जो लास्ट भाग होता है जो इसका, ठीक है, छोटी आंत्र का जो लास्ट भाग होता है जो अत्यधिक कुंडलित होता है, और ये करीब कितना होता है, जिसको इलियम बोलते हैं, और ये अत्यधिक कुंडलित होता है। इसकी लंबाई कितनी 1.75 मीटर होती है, ठीक है। इस प्रकार से अपन जब बात करें तो ये करीब 3 मीटर लंबा तक करीब हो जाता है, ठीक है। तो कितना होता है, शुद्धांत्र की लंबाई कितनी होगी, इलियम की लंबाई कितनी होगी बच्चों, 1.75 मीटर, और ये अत्यधिक कुंडलित भाग होता है, ठीक है। ये बात हुई। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि इसकी आंत्र भित्ति की, अपन सामान्य संरचना की बात करते हैं। इसकी भित्ति की बात, छोटी आंत्र की भित्ति मतलब इसकी वाल की बात करते हैं, ठीक है। छोटी आंत्र की जो वाल है, छोटी आंत्र की भित्ति की बात करते हैं, तो ये भी 4 उत्कीय स्तर पाए जाते हैं। जैसे अपन बात एसोफेगस की बात करी थी, अपन ने ग्रेसिका की बात करी, चाहे अमाशय की बात करी, चाहे अपन यहाँ पर छोटी आंत्र की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो दीवार होती है, इनकी जो वाल होती है, ठीक है, भित्ति होती है, वो 4 स्तरों से, ये भी 4 स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है। अंतर क्या होता है, थोड़ा बहुत इनमें जो अंतर होता है वो भी अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये होती है 4 उत्कीय स्तर पाए जाते हैं। इसमें कितने स्तर पाए जाते हैं, 4 उत्कीय स्तर इसमें पाए जाते हैं। कितने उत्कीय स्तर पाए जाते हैं बच्चों, 4 उत्कीय स्तर पाए जाते हैं, आप इतना, ठीक है, 4 उत्कीय स्तर पाए जाते हैं। चार उत्कीय स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहर का जो स्तर होता है, एक बार बताता हूँ, मेरे प्रमुख को लेंगे करेंगे। सबसे बाहर का जो स्तर होता है वो सिरोसा होता है, ठीक है। सबसे बाहर का स्तर होता है सिरोसा होता है। यह सिरोसा जो किससे बना होता है, पेरिटोनियम, विसर्ग पेरिटोनियम से बना हुआ होता है, ठीक है। जो इलास्टिक प्रत्यास्थ जो संयोजक होता है, ठीक है, उससे बना हुआ होता है। तो सबसे बाहर का जो सिरोसा है जो विसर्ग पेरिटोनियम से बना हुआ होता है, पहली बात याद रखना। दूसरा स्तर होता है पेशी स्तर होता है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये सिरोसा स्तर हो गया सबसे बाहर का स्तर, ये सबसे बाहर का स्तर हो गया सिरोसा, सिरोसा हो गया सबसे बाहर। उसके बाद दूसरा जो आता है पेशी स्तर आता है, देखो इधर लिखा है पेशी स्तर। पेशी स्तर में भी जो आंतरिक होता है वो वर्तुल होता है, और बाह्य होता है वो अनुदैर्ध्य पेशियों से बना होता है। देखो ये लॉन्गिट्यूडल पेशी है, मैं हमेशा इस प्रकार दिखाता हूँ आपको, लॉन्गिट्यूडल मतलब लंबाई में पाई जाती है। तो ये अनुदैर्ध्य पेशी है, अनुदैर्ध्य पेशी इस प्रकार से होती है, और दूसरी वर्तुल पेशी है, ठीक है। पेशी स्तर भी 2 से बना होता है, एक तो अनुदैर्ध्य पेशी स्तर होता है, दूसरा वर्तुल पेशी स्तर होता है, ठीक है। तो उसका पेशी स्तर भी मतलब 2 पेशियों से बना हुआ होता है। जो बाह्य स्तर होता है वो किस प्रकार से होता है, बाह्य स्तर होता है वो किस प्रकार से होता है, अनुदैर्ध्य पेशियों से बना होता है, जो लंबाई में पाई जाती है। लंबाई मतलब इस प्रकार से, यदि ये आनाल है तो इसकी लंबाई इस प्रकार से पाई जाएगी। दूसरा वर्तुल पेशी, तो वर्तुल पेशी मतलब इस प्रकार गोलाई में पाई जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये दोनों पेशी स्तर पाए जाते हैं। तो सबसे बाह्य वाला अनुदैर्ध्य, अंदर वाला वर्तुल, दोनों मिलकर पेशी स्तर का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो इसमें क्रमांकन में इसमें मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है बच्चों, इसमें आपके जो बात करते हैं
वो आती है। तीसरा स्तर अर्धश्लेष्मिका आता है, ठीक है, अर्धश्लेष्मिका, ठीक है। अर्धश्लेष्मिका स्तर होता है, इसके अंदर वही ब्लड वेसल्स लिंक और नर्व पाई जाती है और ये संयुजक से बना हुआ स्तर होता है इस प्रकार से। और सबसे अंदर वाला होता है श्लेष्मिका स्तर होता है। तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो आंतरभित्ति की अपन बुक्स की बात करें, आंतरभित्ति की समय चारों के स्तर पर श्लेष्मिका और अर्धश्लेष्मिका दोनों वलित होकर लगभग 8 mm वलन, लगभग 8 mm के होते हैं और इनको कर्करिंग के वलन बोलते हैं। कर्करिंग के वलन क्या मतलब क्या होता है कि जब अपन बात करते हैं कि दोनों स्तर, ठीक है, अर्धश्लेष्मिका और अर्धश्लेष्मिका दोनों एक साथ वलन पाए होते हैं दोनों में, ठीक है, तो उसको कर्करिंग के वलन बोलते हैं। कर्करिंग मतलब दोनों इस प्रकार से फोल्डेड होंगी, ठीक है, इस प्रकार से, मतलब ये है इस प्रकार से, ये अंदर की तरफ ये इस प्रकार से फोल्डिंग होगी इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब पूरे अंदर मतलब इस प्रकार से वलन जो होंगे, इसमें श्लेष्मिका और अर्धश्लेष्मिका दोनों ही इस वलन में भाग लेती है। तो इस प्रकार के वलन होंगे तो उन क्या हो, कर्कलिंग के वलन बोलेंगे, ठीक है। ये कितने 8 mm लंबे होते हैं, इनकी लंबाई कितनी, कर्कलिंग में लगभग 8 mm के होते हैं। श्लेष्मिका के वलन पर लगभग, अब ये देखो वलन है इस प्रकार से, मतलब वलन पाए जाएंगे मतलब इस प्रकार से। ये तो मैंने छोटा सा हिस्सा बनाया, लेकिन इसमें इस प्रकार से बड़े फोल्ड पाए जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से, उनको कर्कलिंग के वलन बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा बनाया इसका, ठीक है। ये तो मैंने मान लो एक जो अपनी छोटी आंत उसका छोटा सेक्शन बनाया है, लेकिन पूरे वलन पाए। इसके ऊपर क्या होता है, ये कह रहा है कि इन कर्कलिंग के जो वलन्स होते हैं इनके ऊपर उंगली से प्रवृत्त पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, इनको रसांकुर बोलते हैं। उंगली जैसे प्रवृत्त पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं। और रसांकुर जैसे कितनी लंबाई होती है, 1 mm की लंबाई होती है, ठीक है। इनकी कितनी होती है, 1 mm लंबाई होती है। रसांकुर की लंबाई कितनी होती है, 1 mm। मतलब जो कर्कलिंग के जो वलन है इन वलनों के ऊपर उंगली से प्रवृत्त पाई जाती है, ये उंगली से ऐसे प्रवृत्त पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार कर्कलिंग के तो इस प्रकार दोनों होंगे साथ साथ में। इन वलनों के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, उंगली से प्रवृत्त पाए जो 1 mm लंबे होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको रसांकुर बोलते हैं, ठीक है, विलाई बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विलाई बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक रसांकुर के से स्तन्य केशिकाएं अथवा लसिका केशिकाएं, रक्त कोशिकाएं तथा चिकनी पेशियां पाई जाती है। अब बात करते हैं कि ये जो एक रसांकुर बना है, देखो इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक प्रत्येक रसांकुर की बात करते हैं। प्रत्येक रसांकुर ये क्या देती है, एक तो होती है लसिका वाहिनियां पाई जाती है, लसिका, ये लेक्टल वेसल्स बोलते हैं। ये जो ब्लैक सी दिखी है आपको बीच में, इसको लेक्टल वेसल्स बोलते हैं। तो ये मैं पूरा गहरा करता हूँ इसको, ये लेक्टल वेसल है, ठीक है। लसिका वाहिनी है, ये लसिका वाहिनी है, ठीक है। बीच में देखो, इसके बीच में ये लसिका वाहिनी है। तो प्रत्येक रसाकुर की बात करें, प्रत्येक रसाकुर के अंदर क्या होता है, ये लेक्टल वेसल्स होती है। और लेक्टल वेसल्स क्यों होती है या लेक्टल वाहिनी क्यों होती है मैं आपको बताऊंगा। देखो, और इसके चारों तरफ देखो, ये तो होगी ब्लैक सी मैंने जो आपको दिखाई है, ये ब्लैक सा बीच में इसकी ब्लैक सा मैंने किया है, ये तो है लेक्टल वेसल्स या लसिका वाहिनी है। इसके चारों इधर देखो मैंने रेड किया, उधर ग्रीन किया है। रेड वाली तो क्या है, आर्टरी है, मतलब धमनी है। और जो ये नीला पेन नहीं था, इसे हरे पेन से किया है। तो ये जो हरे पेन वाली आपको दिखी है, ये क्या है, आपके वेन है, सिरा है। मतलब ये रक्त शुद्ध ब्लड लेके जा रही है इसको, ये शुद्ध ब्लड आ रहा है इस प्रकार से, मतलब इसको सप्लाई हो रही है। तो शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या होता है कि यहाँ से इसको जो पोषण देने वाली ये रेड में आती है, और इसको इससे जो डिऑक्सीनेट जो या CO2 लेके जा रही है वो की वैसे जो वेन्स होगी, मतलब इसको सप्लाई हो रही है, रेड कलर में धमनी हो रही है और शीरा, वो सांस तंत्रिका और सप्लाई होती है। अब लेक्टल का क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बताता हूँ। ये जो लेक्टल वाहिनी है जो आपको बताइए, इसको चारों तरफ से ब्लड या रुधिर वाहिनी घिरी हुई है, देखो इस प्रकार से। तो इसका कार्य होता है, इसका होता है वसा का अवशोषण करना होता है। इसका मेन कार्य क्या होता है, वसा का अवशोषण करना होता है। तो ये प्रत्येक बात करते हैं, लसिका केशिकाएं बोल सकते हैं, रेक्टल वेसल, रक्त कोशिकाएं तथा चिकनी पेशियां पाई जाती है रसाकुओं की प्रत्येक उपकला कोशिका पर। क्यों, ये देखो उपकला कोशिका से बनी होती है, इसकी जो एपिथेलियम होती है ये किसी उपकला उत्तक से बनी होती है। उपकला के ऊपर से तो ये छोटे छोटे बाहर से और दिखाई दे, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर, इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्रत्येक रसांकुर की जो एपिथेलियम होती है, ठीक है, अपन बात करते हैं प्रत्येक रसांकुर की बात करें उपकला कोशिका पर, मतलब उपकला एपिथेलियम पर, उपकला कोशिका पर, है ना, छोटे छोटे और जो जो संरचना पाई जाती है, मतलब एक जो
प्रत्येक रसायन के ऊपर बात करते हैं तो 1 माइक्रोन लंबे लगभग 1000 सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका के ऊपर। ठीक है, कितने होते हैं? 1 माइक्रोन मीटर लंबे होते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोन मीटर लंबे सूक्ष्म अंकुर इनके ऊपर पाए जाते हैं। मतलब प्रत्येक जो उपकला कोशिका है, ये एक उपकला कोशिका है, ये एक उपकला कोशिका। प्रत्येक उपकला कोशिका की बात करें तो प्रत्येक उपकला कोशिका के ऊपर क्या होते हैं? 1000 सूक्ष्म अंकुर उपस्थित होते हैं। और ये सूक्ष्म अंकुर क्या होते हैं? ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ब्रूस बॉर्डर से क्या होती है? इसकी अवशोषण सतह जो होती है वो बढ़ जाती है। ब्रूस बॉर्डर से क्या होता है बच्चों? इनकी जो अवशोषण जो सतह होती है वो बढ़ जाती है। इनकी अवशोषण सतह बढ़ने से क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पदार्थों का अवशोषण होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्षुद्रांत की श्लेष्मिका स्तर में एकल या समूह में लसिका ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, लसिका ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें पैर के समूह, पैर के आंतरवलित होकर नलिका आंतर ग्रंथियां बनाती है। देखो सबसे पहले अब ये जो वलित होकर एक आंतर, यहाँ पर क्या होती है? आंतर ग्रंथियां बनेगी। ठीक है, आंतर ग्रंथियां बनी इस प्रकार से, ये आंतर वलित होकर छोटी छोटी ग्रंथियां बना लेती है। उनमें कोशिकाएं पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जो रसायन उनका स्त्राव करती है। तो यहाँ पर एक लाइन इसने जो लिखी है, आप बुक के अंदर को ध्यान देना कि क्या होता है। जो अपन बात करें क्षुद्रांत का श्लेष्मा स्तर में एक समूह में लसिका ग्रंथियां पाई जाती है, पैर के पेचेस, मतलब इसमें अपन बात करते हैं तो ये जो क्षुद्रांत की जो श्लेष्मा कोशिका अंदर की तरफ, तो इसमें क्या होती है? ग्रुप के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, पैर के पेचेस बोलते हैं। ठीक है, पेचेस जो पैर बोलते हैं, पैर के समूह बोलते हैं। आंतरवलित नलिका का आंतर ग्रंथियां बनाती है, ग्रंथियों को लिबरकुन ग्रंथिकाएं ये कहते हैं। तो ये देखो आंतर, देखो ये वलित होगी इस प्रकार से फोल्ड होके ये जो गुहा बनती है। ठीक है, इसको लिबरकुन ग्रंथिकाएं बोलते हैं। देखो ये लिबरकुन ग्रंथिकाएं, ये ग्रंथिका बनी है ना, ये इनको क्या बोलते हैं? लिबरकुहन ग्रंथिकाएं बोलते हैं। ये जो गुहा बनी है इनके वलन से, ठीक है, इनके फोल्डेड से। ठीक है, ये जो रसायन पूरा और इनकी ज्यादा और ज्यादा फोल्ड हो जाती है इस प्रकार से। यहाँ पर जो थोड़ा सा इस प्रकार से मान लो, तो ये जो अंदर ये जो ग्रंथिकाएं बनी है इनको क्या बोलते हैं? लिबरकुन ग्रंथिकाएं बोलते हैं। इन लिबरकुन ग्रंथिकाएं की बात करें तो इनमें, इन ग्रंथिकाओं में कलश कोशिकाएं, आंतरिक कोशिकाएं, पेनेत कोशिकाएं उपस्थित होती है। इनमें जैसे मैंने बताया तो ये जो कलश कोशिकाएं, इन लिबरकुन ग्रंथिका की बात करते हैं, ये कलश कोशिकाएं जिनको गोबलेट सेल्स बोलते हैं, ये गोबलेट सेल्स। फिर ये आपकी पेनेत कोशिकाएं, यहाँ पे आधार भाग में पेनेत कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और ये आंतरिक कोशिकाएं, इस प्रकार से बात करते हैं। इसमें कौन सी? क्लश कोशिकाएं जिनको गोबलेट सेल्स बोलते हैं। इन जो ग्रंथिकाएं, ये ग्रंथिकाएं बनी, इनमें इन ग्रंथिकाओं में जो कोशिकाएं पाई जाती है ये क्लश कोशिका होगी। ठीक है, और यहाँ पर आधारी भाग में या यहाँ पे कौन सी पेनेत कोशिकाएं पाई जाती है, और यहाँ पर बात करें आंतरिक कोशिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार से क्या होती है? इसकी जो दीवार है इस ग्रंथिकाओं में क्या होती है? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कलश कोशिकाएं होती है वो क्या करती है? श्लेष्मा का स्त्राव करती है। कलश कोशिकाएं वो किसका स्त्राव करती है? तो श्लेष्मा का स्त्राव करती है। ठीक है, और आपकी ये जो पेनेत कोशिकाएं लाइसोजाइम नामक एंजाइम का स्त्राव करती है। लाइसोजाइम क्या होता है? एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है? एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, उसका स्त्राव करती है। और जो आपकी आंतरिक कोशिकाएं जल अपघट्य जो एंजाइम होते हैं उनका स्त्राव करती है। तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं इन ग्रंथिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इन ग्रंथिकाओं की बात करें तो ग्रंथिकाओं बच्चों कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? 3 प्रकार की। श्लेष्मा की ग्रंथिकाएं की बात करें, श्लेष्मा की जो ये ग्रंथिकाएं बनती है जिसको लिबरकुन की ग्रंथिकाएं बोलते हैं। इन ग्रंथिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक जो कोशिकाएं होती है वो क्लश कोशिकाएं जो गोबलेट सेल बोलती हैं, और गोबलेट सेल क्या होती है? म्यूकस का स्त्राव करती है। और म्यूकस क्या करता है? एक रक्षात्मक परत का निर्माण करता है जो इसको या इसको जो डिजनरेट होने से बचाता है ना, एसिड से। इसके बाद दूसरी जो कोशिकाएं देखो वो है आपके पेनेत कोशिकाएं। पेनेत कोशिकाएं कहते हैं लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम का सीक्रेशन करती है। पेनेत कोशिकाएं जो आधारी भाग में इसकी पाई जाती है लिबरकुन गुहिका में, और एक लाइसोजाइम नाम के एंजाइम का स्त्राव करती है। ठीक है, लाइसोजाइम नामक के स्त्राव करती है। ये देखो लाइसोजाइम, ये जो पेनेत कोशिकाएं यहाँ पे ये क्या होती है? लाइसोजाइम नामक एंजाइम का स्त्राव करती है। ठीक है, और जो जीवाणु मारने वाला एंजाइम है। और इसके जो अपन बात करते हैं तो दूसरी जो कोशिकाएं आंतरिक कोशिकाएं होती है जल अपघट्य
जो होते हैं उनका स्त्रावन करती है, इन्हें पाचक एंजाइम कहे जाते हैं। जल अपघट्य का स्त्रावन करती है जो आंतरिक कोशिकाएं होती है, ये जो आंतरिक कोशिकाएं पाई जाती है जो इन्हीं गट्टिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये तीन। इसके बाद एक बहुत और इम्पोर्टेंट जो बात आगे बुक्स में बता रखी है कि अपन बात करते हैं ग्रहणी के भाग की। यदि ग्रहणी में भी इसी प्रकार के जो होते हैं वो अपन बात करते हैं श्लेष्मा का स्तन अति छोटी कुंडली श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। अपन ग्रहणी की बात करें तो ग्रहणी के अंदर क्या होती है, श्लेष्मा का स्त्रावन करने के लिए, ठीक है, श्लेष्मा स्त्रावन करने अतिरिक्त छोटी कुंडलित ग्रंथियां ग्रहणी की अर्ध श्लेष्मिका में पाई जाती है। याद रखना, किसमें पाई जाती है, अर्ध श्लेष्मिका मतलब सबम्यूकोसा में पाई जाती है। याद, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, किसमें पाई जाती है, सबम्यूकोसा में। किसकी, ग्रहणी की सबम्यूकोसा। ये कौन सा पार्ट है, सबम्यूकोसा। ठीक है, तो ये जो अपन बात है ग्रहणी की बात कर रहे हैं इसमें, ये हालांकि ये पूरी की स्ट्रक्चर किसी आंत्र की ही है, छोटी आंत्र की है, लेकिन ग्रहणी के अंदर क्या होती है कि ये जो अर्धश्लेष्मिका है उसमें एक श्लेष्मा का स्त्रावन करने वाली छोटी जो होती है, स्त्रावन करने वाली अतिरिक्त छोटी कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां और पाई जाती है, जिसको बूर्नर ग्रंथियां कहते हैं। किन क्या बोलते हैं इनको, बूर्नर ग्रंथियां बोलते हैं। ये क्या करती है, श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। ठीक है, श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। कहाँ पर पाई जाती है, ये किसकी बात चल रही है, ग्रहणी की, किसकी, ड्यूडेनम की बात चल रही है। ठीक है, तो ये बात किसकी, ड्यूडेनम की है, ड्यूडेनम की। तो इस प्रकार से जो बच्चों आपकी बुक्स के अंदर जो लाइनें दी थी मैंने सारी डिस्कस की, एक बार वापस सुन लो, है ना। छोटी आंत्र की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, ठीक है, जो इसका जठर निर्गम छिद्र होता है वो किस में खुलता है, इसके छोटी आंत्र में खुलता है। और छोटी आंत्र जीवित अवस्था की बात करें 3 मीटर लंबी होती है, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, ग्रहणी, अग्रशुद्धांत्र और शुद्धांत्र। अग्रशुद्धांत्र जो होता है, ग्रहणी होती है, यू आकार की होती है और ये इसमें ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और यू आकार की होती है। इसके अंदर ही क्या होता है, जो सामान्य पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी आती है और संयुक्त होकर क्या बना, हेपेटोपेंक्रियाटिक में आती है और यहाँ पे खुलती है, यहाँ पर आएगी। इंस्पेक्टर भी पाया था, क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर ऑडी बोलते हैं। इसके बाद दूसरी जो अगर शुद्धांत्र है, ठीक है, 1 मीटर लंबा होती है, ये कुंडलित भाग होती है, 1 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इसको अगर शुद्धांत्र बोलते हैं। जो अगला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग होता है वो क्या होता है, 1.75 मीटर लंबा होता है, अत्यधिक कुंडलित होता है, इसको क्या बोलते हैं, शुद्धांत्र जेजुनम बोलते हैं। फिर बात करते हैं स्तरों की, बात करते हैं। इसके स्तर क्या है, 3 या 4 स्तर, उत्कीय स्तर पाए जाते हैं। बाहर और सबसे बाहर वाला सिरोसा होता है जो आपके बुक में नहीं देखा है, ये मैं बता रहा हूँ। दूसरा जो स्तर होता है वो सब, दूसरा जो स्तर होता है बाहर से अपने बात करें तो वो पेशी स्तर होता है। पेशी स्तर के बाहर वाला पार्ट होते हैं उसको अनुदैर्ध्य पेशी स्तर होता है, और दूसरा जो अंदर का होता है वो सर्कुलर पेशी स्तर है। तीसरा स्तर की बात करें तो सबम्यूकोसा अर्धश्लेष्मिका होता है। अर्धश्लेष्मिका में रक्त सप्लाई होती है, लसिकाएं पाई जाती है, नर्व सप्लाई होती है, वो संयोजक से बना हुआ भाग होता है। और सबसे अंदर वाला भाग होता है श्लेष्मिका होता है, जो उपकला उत्तक से उसको आश्रित रहता है। ठीक है, अर्धश्लेष्मिका और श्लेष्मिका दोनों मिलकर वलित होते हैं। वलन, जो इनके जो वलन होते हैं उसको कर्कलिंग के वलन बोलते हैं। ठीक है, जो 8 mm लंबे होते हैं। ठीक है, इसके बाद इन कर्कलिंग वलनों पर जो श्लेष्मा के स्तर होते हैं उनके ऊपर, कर्कलिंग वलनों के ऊपर उंगली से उभार पाए जाते हैं। ठीक है, उंगली जैसे 1 mm लंबे जो होते हैं, 1 mm उभार पाए जाते हैं, रसांकुर बोलते हैं। ठीक है, इन रसांकुर के अंदर क्या है, लसिका वाहिनियां पाई जाती है, रुधिर वाहिनियां पाई जाती है और तंत्रिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और पेशियां पाई जाती है इनके अंदर। फिर इनके ऊपर के बाद के प्रत्येक रसांकुर के बाद प्रत्येक उपकला कोशिका ऊपर हजारों संख्या के अंदर 1 माइक्रोमीटर लंबे रसांकुर पाए जाते हैं, जो क्या होता है औसत संख्या को बढ़ाते हैं। अब ये क्या करती है कि ये जो इसमें जो कई बार क्या होते हैं, इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या जो ये जो आपकी जो आंत्र होती है इसके वलन से क्या होती है, कुछ ग्रंथियां या गुहाएं बन जाती है, इसको लिबरकुल गुहाएं बोलते हैं। ठीक है, इनको लिबरकुल की गट्टिकाएं बोलते हैं। आंतरिक ग्रंथि को लिबरकुल गट्टिकाएं। इन गट्टिकाओं में 3 पर्याय कोशिकाएं पाई जाती है। क्लस कोशिका पाई जाती है, गोबलेट सेल्स बोलते हैं, जो श्लेष्मा की तरह। दूसरी आंत्र कोशिकाएं पाई जाती है। जो आंत्र कोशिकाएं होती है वो क्या करती है बच्चों, जल अपघट्य का स्त्राव करती है, जो एंजाइम से बढ़ते हैं। और तीसरी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, आपके पेनित कोशिकाएं होती है, जो आधार भाग में इसके पाई जाती है। पेनित कोशिकाएं क्या स्त्राव करती है बच्चों, लाइसोजाइम एंजाइम स्त्राव करती है, जो एंटीबैक्टीरियल होता है ना, प्रतिजीवाणु होता है। और फिर ये लास्ट में जो एक लाइन बोल रहा है उसमें इसमें क्या होता है बच्चों कि अपन बात करते हैं अर्धश्लेष्मिका की, अर्धश्लेष्मिका ग्रहणी के अर्धश्लेष्मिका में
श्लेष्म स्तर में छोटी ग्रंथियां और पाई जाती है, छोटी कुंडलित ग्रंथियां पाई जाती है जिनको बुनर की ग्रंथियां बोलती है, जो श्लेष्म स्त्राव करती है। और ड्यूडेनम भाग में श्लेष्म स्त्राव की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से क्या होता है, जो HCl का यहाँ पर यूज होता है, आपको पता है अमाशय के अंदर, और कुछ मात्रा मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें आ जाती है, तो उसको उदासीन करने के लिए यहाँ पर म्यूकस की मात्रा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो आपकी बुक वाला जो सारा मैटर था उसके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पेपर डिस्कस की है, ठीक है। ये जो डायग्राम के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करिए। तो आपको आज अपन छोटी आंत के बारे में पढ़ा है, कल अगली कक्षा के अंदर अपन बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना बहुत है। धन्यवाद।